गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमने मानसून के बारे में इससे पहले एपिसोड में कुछ सारी चीज़ों की जानकारी हमने ली है। अब आगे के वीडियो लेकर आ गए हैं। थोड़ा सा वीडियो में देरी हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो भारतीय मानसून ट्रैक पढ़ेंगे आज हम कि भारतीय मानसून चलता कैसे है, किस ट्रैक पे चलता है, क्योंकि ये एक फिक्स पैटर्न है जिस पे हवाएं चलती रहती हैं। तो 21 जून को सूर्य उत्तरायण हो जाता है पूर्णतः, और उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भी पूर्णतः उत्तरायण हो चुका होता है। तो भारतीय मानसून के बारे में आज हम उसी का ट्रैक के बारे में जानकारी लेंगे। तो रिजल्ट कोचिंग सेंटर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए देखते हैं। तो हम लोग 21 जून तक पहुंच गए थे। 21 जून को सूर्य का पूर्णतः उत्तरायण हो जाता है। यह लास्ट एज है कि 21 जून को सूर्य पूर्णतः उत्तरायण हो जाएगा, और इसकी जो जेट स्ट्रीम है वह भी भारत को छोड़कर तिब्बत के ऊपर पहुंच जाएगी। तो उस समय हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो देखते हो कि दोपहरिया के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो देख रहे हो कि पेड़ से पूरा एकदम छाव छाव नज़र नहीं आ रहा, धूप है, धूप दिख रही है। तो उस समय पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गर्मी के बढ़ने के कारण होता यह है कि एक स्थान से गर्म हवा उठ के ऊपर जा रही है और ठंडी हवा उसको आके भरने का प्रयास करती है, जिसके कारण मानसून आने लगता है। इसको हम बढ़िया से समझेंगे। लेकिन एक चीज़ और समझना ज़िंदगी में कि यदि जब गर्मी ज़्यादा होने लगे, दिक्कत ज़्यादा होने लगे, तो समझ जाना कुछ ना कुछ बदलने वाला है। तो ज़िंदगी में भी वही हालत है। सोना को जब तक पिघलाएंगे नहीं तब तक उसका रूप बदला नहीं जा सकता है। तो उसी तरह से गर्मी बढ़ने के कारण उत्तर भारत का मैदान पूर्ण रूप से हीट पकड़ लेता है, और जब हीट पकड़ लेता है तो ठंडी हवाएं भरने का प्रयास करती हैं। चलिए तो एक एनिमेशन के जरिए हम लोग समझते हैं। ये देखिए, इधर हमने बनाया है, ये पर्वतीय श्रृंखला है। भारत को समझने का प्रयास करिए। इधर भारत का दक्षिण भारत का इलाका है जहाँ से समुद्र है लगा हुआ है। ये बीच में मैदान है जो गर्म है। तो जब गर्म हवा होगी, तो जब जानते कोई व्यक्ति जब गर्म हो जाता है तो कहाँ जाने लगता है? ऊपर जाने लगता है। तो इसलिए ज़िंदगी में गर्म होने का प्रयास न करें, ठंडे रहें। यदि गर्म होंगे तो अपना स्थान छोड़ के ऊपर चले जाएंगे। तो जब ऊपर छोड़ के चले जाएंगे तो घर द्वार, तो दूसरा व्यक्ति आके पड़ोसी उस पर कब्जा मार लेगा, कहेगा चलो एक गया। तो अब देखिए, इसको देखिए, ये गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा उसको भरने का प्रयास करती है। गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा उसको भरने का प्रयास करती है। तो हमने यही पहले वीडियो में बताया था कि जब कोई गर्म हवा ऊपर जाती है तो वायु दाब कम हो जाता है, और ठंडी हवा जहाँ से आती है तो वायु दाब बढ़ जाता है। तो हर व्यक्ति ठंडे से गर्म की ओर चलता है। तो उसी तरह हवा भी ठंडे से गर्म की ओर चलती है। तो ठंडा व्यक्ति ही गर्म हवा को शांत कर सकता है। ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। और सूर्य का उत्तरायण होने के बाद अब देखिए कहानी यहाँ से फिट होती है। जेट स्ट्रीम का जा चुकी होती है। ICT जेट भारत से जाके तिब्बत के ऊपर खड़ी हो जाती है। इस तरह से जा चुकी होती है। तिब्बत के उच्च भूमि के अधिक तापमान के प्रभाव से हवाएं गर्म होकर संवहनी तरंग के रूप में ऊपर उठती हैं, या हम कहें संवहनी हवा के रूप में ऊपर उठती है। अब देखो ये जेट स्ट्रीम है, रेड से दिखाया गया है। इसके बाद जब कोई स्थान से गर्म हवा रहती है तो देखते हो कि जेट स्ट्रीम इस तरह से होती है, एक पेटी होती है इस तरह से कि यह सर्कल चलता रहेगा।
तो ऊपर का तिब्बत के पास पहुंच गई, और जहाँ से वो नीचे उतरना है वह विषुवत रेखा को पार करके, ये रही आपकी 0 डिग्री। ये आपकी 0 डिग्री जो है, इस 0 डिग्री के पास, 0 डिग्री के पास यह रेखा नीचे उतरने लगती है। ICTZ नीचे उतरती है। जब ICTZ नीचे की साइड उतरती है तो फिर यह अपना रुख बदलती है। हवा का रुख कैसा होता है? जब यह दक्षिणी गोलार्ध में होती है तो अपने बाएं साइड मुड़ जाती है। एक नियम है, उस व्यक्ति का नियम कहता है फैरल। एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे आपने, फैरल नाम है। फैरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाएं साइड मुड़ जाती हैं, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं साइड मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे बाएं तो मुड़ती है कि हमको इधर जाना है, लेकिन इधर आते ही वह विषुवत रेखा को पार करती है, तुरंत कहती है हमको दाएं जाना है। तो जैसे ही बाएं जाना था वह दाएं क्यों मुड़ गई? दाएं इसलिए कि फैरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाएं साइड चलती हैं। दाएं साइड चलने के कारण जाके केरल के तट से धड़ाम से टकराती हैं, और जैसे ही टक्कर होगी वर्षा आ जाएगी, तो झमाझम बारिश होने लगती है। तो ये फैरल का नियम है जिससे पूरे उत्तरी भारत के मैदानों में बारिश हो। चलिए इधर देखिए, बादल का कुछ आवागमन हो रहा है। चलिए देखिए इधर, यह प्रथम सप्ताह में जब यहाँ से केरल के तट पे आके हवाएं टकरा जाती हैं, तो प्रथम सप्ताह में केरल के तट से टकराकर प्रथम मानसूनी वर्षा करती है। इस पहली मानसूनी वर्षा को हम मानसून प्रफोस्ट कहते हैं। मानसून प्रफोस्ट कहते हैं। ये जो पहली वर्षा होगी ना केरल के पास जाके इसे धड़ाम से, तो जो पहली वर्षा होगी तो इसे हम कहेंगे मानसून प्रफोस्ट। अब मानसूनी हवाएं प्रायद्वीपीय भारत के शीर्ष से टकराकर 2 भाग में बट जाएगी। एक चली जाएगी आपके अरब सागर और दूसरी चली जाएगी बंगाल की खाड़ी। तो एक शाखा अरब सागर की शाखा कहलाएगी और दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा कहलाएगी। अरब सागर की शाखा की 3 उप शाखाएं हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से प्रवेश करेगी। ये तो 3 शाखाएं हैं। जबकि बंगाल के खाड़ी से एक इधर पूर्वी भारत के साइड, पूर्वी भारत जो है असम, मेघालय, मिजोरम, इस सब में वर्षा कराएगी, और एक शाखा पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इधर पंजाब, हरियाणा के मार्ग में पहुँचेगी। तो 2 शाखाएं इसकी हैं। तो पहले सप्ताह में तो केरल के तट से टकराती है। देखिए किस प्रकार से जा रहा है मानसून, ऐसे जाएगा और सबसे ज़्यादा वर्षा देखो, ये यहाँ से एक शाखा ऐसे निकली, ऐसे पहुँच गई, और दूसरी शाखा ऐसे निकली, इधर पहुँच गई। अभी हम डेट वोट कुछ नहीं बता रहे हैं, बस समझिए कि 3 शाखाएं, इधर 2 शाखा निकली, एक इधर चली गई, और एक शाखा इधर बारिश करा रही है, एक शाखा इधर बारिश कराएगी और एक इधर से निकल जाएगी। इस तरह से तीनों शाखाएं अरब सागर के मानसून को लेकर चलेंगी। चलिए अब देखिए कुछ स्थिति भारत की। हमने 3 ठो रूट बनाया है, इसके 2 रूट बना दिए हैं। आइए इस पे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इधर से देखते हैं, यह भारत का दक्षिणी हिस्सा मानसून। चलिए देखते हैं, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा को देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी की शाखा को देख लेते हैं। तो बंगाल की खाड़ी की एक शाखा इधर है और एक शाखा इधर है। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे ही केरल के तट से टकराती है 2 भागों में बट जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है बंगाल की खाड़ी, और इधर खूब नमी उठा लेती है, तो इधर एक मुहाना है, महानदी का मुहाना,
उसके बाद गोदावरी का मुहाना, कृष्णा का मुहाना, इधर गंगा नदी का मुहाना। तो इस गोदावरी नदी में, महानदी में, ठीक है, महानदी, गोदावरी और कृष्णा, तो जब ऐसे जाती है ना तो इन शाखाओं में भी प्रवेश कर जाती है। जब जाती है आगे तो इधर भी प्रवेश कर जाती है। तो यह पहली ही शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा है, तो हवाएं इधर भी चली जाती है ऐसे, तो इधर भी वर्षा कराती है। क्योंकि इधर का भारत का उत्तर साइड का जो तटीय क्षेत्र है वो काफ़ी कटा फटा है, जिससे हवाएं इसमें प्रवेश कर जाती है। और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी का मानसून उठाए रहती है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, एमपी, इन सभी जगहों पर वर्षा कराती है। तो पश्चिम बंगाल, यहाँ पश्चिम बंगाल में कराएगी, उसके बाद बिहार में कराएगी, यूपी में कराएगी, इधर आपके झारखंड में कराएगी, झारखंड, यहीं आपका नीचे का थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में कराएगी, एमपी में कराएगी, और यही शाखा पंजाब के बॉर्डर तक पहुंच जाती है, और उत्तराखंड में कराएगी। उत्तराखंड में दोनों ओर से हमला होता है। तो एक शाखा इधर निकल गई, जबकि दूसरी शाखा बहुत तेजी में रहती है। नज़दीक ही मिलता है मेघालय क्षेत्र। मेघालय एक क्षेत्र है, मेघालय, यहाँ पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है। उसी गारो खासी जयंतिया पहाड़ी के नीचे की जगहों पर जैसे ही जाके धड़ाम से टकराता है, इतना जोरदार टक्कर होती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा बारिश, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश मासिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मासिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहीं से धड़ाम से टकराया गया है, जिसके कारण मासिन राम पूरा एकदम पानी पानी हो जाता है। और उसके बाद इधर से जो हिमालय का बैंडिंग मोड़ है, इसको पकड़ के ऐसे बारिश कराते हुए तो पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में वर्षा कराता है इसकी दूसरी शाखा। तो ये हिमालय से या हिमालय में भी प्रवेश करते पहुंच जाती है, धीरे धीरे यह निकल के उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यही शाखा पहुंच जाती है, नेपाल में भी पहुंच जाती है। तो यही होते चली जाती है। तो आपने देखा कि 2 शाखा हमने बताया। एक पहली शाखा यह उत्तर भारत के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा पूर्वोत्तर के लिए बहुत अच्छा है वर्षा की दृष्टि से। अरब सागर का देखते हैं। अरब सागर में केरल में वर्षा करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ती है। केरल में वर्षा करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो जैसे ही केरल में वर्षा करती है तो यहाँ एक घाट है, इसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट। ये देख रहे हो, पूरा एकदम घाट बना है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में यहाँ नीलगिरी पर्वत है, दोंडा बेटा है, अन्नामलाई है, इस तरह के कई सारे पहाड़ियाँ चोटियाँ हैं, जिसके कारण इधर ही वर्षा हो जाती है। इसके पश्चिम साइड वर्षा हो जाती है, पूरब साइड में हवा ऊपर उठ जाती है, तब तक वर्षा खत्म हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश, जिसके कारण केरल के, कर्नाटक के, तमिलनाडु के, ठीक है, तो केरल के पश्चिम भाग में, या हम कहें सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, या हम कहें पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट रेंज के पश्चिम में यहाँ वृष्टि छाया प्रदेश मिलता है। पश्चिम घाट में वृष्टि छाया प्रदेश मिलता है। ये एकदम लंबवत टक्कर है, डायरेक्ट अरब सागर से, इधर अरब सागर से उठाया और धड़ाम से ले जाकर पटक दिया, जिसके कारण इधर दक्षिण भारत में, केरल में खूब बारिश होती है। चलिए आगे देख लेते हैं।
ये तो पहली शाखा की बात करें। दूसरी शाखा की देख लेते हैं हम लोग। दूसरी शाखा, इधर एक बेसिन है जिसका नाम है नर्मदा बेसिन। चलिए दूसरी शाखा देखते हैं। दूसरी शाखा जब यहाँ से इस तरह से प्रवेश करती है, नर्मदा बेसिन है, इधर ताप्ती बेसिन है, तो इन नर्मदा और ताप्ती में थोड़ा सा जगह मिलने के कारण अरब सागर का जो मानसून है वो इसमें प्रवेश कर जाता है। दूसरी शाखा जहाँ से प्रवेश करेगा तो इधर गुजरात के इलाके में वर्षा करा देता है, गुजरात महाराष्ट्र के इलाके में वर्षा करा देता है, गुजरात के इलाके में वर्षा कराता है, महाराष्ट्र के में कराता है, एमपी में कराता है, और यही शाखा यूपी तक भी पहुंच जाती है। यूपी के पश्चिमी हिस्से पर यूपी में कराता है। इधर अरावली पर्वत से जो इधर वाले इलाके हैं नीचे वाले, उसमें वर्षा कराती है। थोड़ा सा राजस्थान में वर्षा होती है। तो नर्मदा बेसिन से सटे जितने भी क्षेत्र हैं, जितने राज्य हैं, सब राज्यों में इसकी फर्स्ट शाखा केरल, तमिलनाडु इधर वाले के इलाके केरल के लिए है। दूसरी शाखा महाराष्ट्र से प्रवेश करती है, नर्मदा बेसिन से प्रवेश करती है। और तीसरी शाखा अरावली रेंज से प्रवेश करती है। तो अरावली रेंज से जब प्रवेश करती है तो अरावली के इधर से हवाएं जितनी जाती है, अरावली के पूर्वी साइड, अरावली के पूर्वी साइड से जितनी हवाएं जाते हैं, इधर वर्षा होती है। लेकिन जो अरावली के पश्चिम साइड से जाती है, इससे वर्षा नहीं होती है, डायरेक्ट निकल जाती है। क्यों निकल जाती हैं? क्योंकि अरावली देखो एकदम सीधा है, ऐसे है। दिल्ली रेंज से यह गुजरात का इलाका थोड़ा सा है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ऐसे फैली हुई अरावली रेंज है, जिसके कारण हवाएं सीधी सट से निकल जाती हैं। और जैसे ही सट से निकलेंगी तो इधर राजस्थान का इलाका सूखा पड़ जाता है, क्योंकि इसको रोकने वाला भी चाहिए। यदि यहाँ राजस्थान में कोई चीज़ होती जो इस हवा को रोक लेती, इस बादल को रोक लेती, तो राजस्थान में भी वर्षा खूब होती। तो राजस्थान में वर्षा खूब होती। कभी कभी होता है जैसे चक्रवात प्रवेश कर जाए तो राजस्थान में वर्षा उठाकर कर देते हैं। लेकिन यदि हवा मानसूनों को देखा जाए तो ये मानसून अरावली पर्वत के जो पूरब का इलाका है उसमें वर्षा कराएंगे और डायरेक्ट जाके धड़ाम से उत्तराखंड में टकराते हैं सब। तो जब उत्तराखंड में टक्कर होती है, जैसे टक्कर होती है वहाँ तबाही तबाही आती है। तो उत्तराखंड बेचारा दोनों ओर से दहल जाता है। एक दक्षिणी पूर्वी, एक दक्षिणी पश्चिमी, दोनों ओर से यहाँ पहुँचेगा, जिसके कारण उत्तराखंड में भारी बारिश होती है और तबाही मचा देता है मानसून। तो उम्मीद है मानसून का ट्रैक समझ में आया होगा। और इधर से जो बैंड है, ठीक है, इधर से जो बैंड है, सेंटेक्सियल बैंड, या हम कहें अर्ध संघीय झुकाव, इस तरह से जो झुकाव है ये भारतीय मानसून को दूसरे साइड जाने नहीं देता है। तो इधर का पूरा पहाड़ी इलाका, इसीलिए हवाएं घूमकर इधर पूर्वोत्तर के इलाके में भारी मात्रा में बाढ़ लाती हैं। तो पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो मासिनराम है, इसके बाद चेरापूंजी है,